अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसमें इसकी तरतीब उन्होंने इस तरीके से बनाई है कि पार्ट्स में डिवीजन की हुई है, लाइक पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। पार्ट वन में इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज जितनी भी हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें। ये कुछ चैप्टर्स हैं हमारे, इन तमाम चैप्टर में आप इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज वो डिस्कस करेंगे। पार्ट टू उसके बाद आ जाता है ट्रेड पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं इकोनॉमी के ऊपर, वो सारा आप सीखेंगे। स्मॉल नेशन लार्ज नेशन का फर्क क्या है, और ट्रेड की टैरिफ की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ये चीजें। ये इसके बाद पार्ट थ्री आपका स्टार्ट होता है। पार्ट थ्री बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक्सचेंज रेट। ये आप सीखेंगे ये तमाम चीजें क्या होती हैं और किस तरीके से आपकी इकोनॉमी, ये इनके बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इसमें रिलेटिव एक्सचेंज मार्केट कौन सी होती है, एब्सोल्यूट मार्केट कौन सी होती है, इसी तरह एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है, वगैरह वगैरह। लास्ट में है जी ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो ओपन इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ओपन इकोनॉमी और मॉनेटरी सिस्टम वो कैसे आप रिलेट करेंगे, ये सारा कुछ आप पार्ट फोर में देखेंगे। अभी पार्ट वन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इसमें करना है। मेजर पोर्शन पार्ट वन का करेंगे, और पार्ट टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी ये तमाम चैप्टर सारे हमने करने हैं, इंपॉर्टेंट है। पार्ट थ्री, ये इसमें से हमने कुछ टॉपिक्स करने हैं, सारा कुछ नहीं। पार्ट फोर, ये इसमें भी हमने सारा कुछ नहीं करना, कुछ कुछ चीजें तमाम चैप्टर्स में से एक एक दो दो टॉपिक करने हैं। तो ये हमारा इस तरह से करके काम खत्म हो जाएगा। अभी सबसे पहले पार्ट वन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये देखें कंटेंट ये आ गए, मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर पे लेके जाता हूँ। ये जी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, वी लिव इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। क्या ख्याल है, इस बात से तो इत्तेफाक करते होंगे सब लोग। जी सर। तो ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सर वर्ल्ड इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होती है, कम्युनिकेशन एडवांस होती हाँ जी, इंटरनेट आ गया हुआ है, उसने तो पूरी इकोनॉमी को कनेक्ट कर दिया है। इधर बैठ के आपको तमाम दुनिया की तमाम मालूमात है। तो हम आजकल ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी में अगर रहते हैं तो एक दूसरे ममालिक की चीजें शेयर करते हैं। ट्रेड के बगैर गुजारा ही नहीं है हमारा। आप अपना लाइफस्टाइल देख लें, लोकल प्रोडक्ट्स आपके पास कम होंगी, और दूसरे ब्रांड्स की, दूसरे ममालिक के ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगी। समझे बात? अगर तो ज्यादा होंगी, दूसरे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं। मुबारक हो जी आप सबको, आप सब लोग ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं। क्लैपिंग कर लें जरा आप सब लोग अपने लिए। केस स्टडी 1.1 ये कार्ड में, केस स्टडी नहीं हमने करनी। ग्लोबलाइजेशन चैलेंज। ग्लोबलाइजेशन चैलेंज कौन कौन से हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहे हैं? पाकिस्तान के तो बेशुमार मसाइल होंगे। पाकिस्तान के चैलेंजेस आप लिखने बैठेंगे तो वो तो मेरा ख्याल है पूरी रात ही खत्म हो जाएगी, चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे। लेकिन आपने वो मोटे मोटे मसाइल जो मेजर इश्यूज हैं पूरी दुनिया के, वो कौन कौन से हैं भला, कौन बताएगा? वे आते हैं, वो कोई इशू नहीं है भाई, पॉवर्टी हो गई, इन्फ्लेशन हो गई, ये इस तरह के तो मसाइल है ना, पूरी दुनिया में ही है। है। जी सर। तो ये ग्लोबलाइजेशन चैलेंज में इसी किस्म के आपने मसाइल लिखने हैं, वो क्या है, इधर से एक बार रीडिंग कर लेंगे आपको मजीद समझ आ जाएगी। इंटरनेशनल ट्रेड एंड नेशंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये काट दें। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी काट दें, ये भी काम में नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें से करना। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये भी काट दें। नेशनल इकोनॉमिक थ्योरीज, पर्पज इसका, ये भी काट दें, कुछ भी नहीं इसमें से आता होता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये निशान कर लें। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसको स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये भी कह सकते हैं। और ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये सारा यहाँ से लिख देना। अब इसमें बताना क्या क्या है, पहले सुन ले बात। वो तमाम टॉपिक्स जो इंटरनेशनल ट्रेड में आप स्टडी करेंगे वो इसकी स्कोप बनेंगे या इसका सब्जेक्ट मैटर बनेंगे। ठीक है? तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो जो टॉपिक, अब लाइक इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, वो सिर्फ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक में ही आपको समझ में आएगी, इसके अलावा किसी और बुक में तो नहीं स्टडी करेंगे आप। समझे बात? जी सर। और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक में से ही समझ आएगी बात। इसके अलावा दुनिया की किसी और बुक से आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ना उन सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक इंक्लूड होंगे।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनमें तो ये टॉपिक आपको मिलेंगे नहीं। तो ये सिर्फ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल ट्रेड के ही स्कोप बनती है और सब्जेक्ट मैटर बनता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ही मिलेगा। इसकी डिटेल में अंडरस्टैंडिंग अगर आप चाहते हैं तो इस बुक को आप ध्यान से समझ लें, इस सब्जेक्ट को। एडजस्टमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस किस तरीके से हो सकती हैं, ये भी आपको सारी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिलेगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनका डिफरेंस क्या है, ये आपको यहीं से समझ आएगा, किस तरीके से ट्रेड वर्क करती है वगैरह वगैरह। ये सब्जेक्ट मैटर को आपने देख लेना लाजमी। सब ध्यान से सुने जरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। आपने क्या करना है, ये ऊपर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया इस टॉपिक का, और उसके बाद आपने दे देनी है हेडिंग्स, लाइक पॉइंट्स बना दिए। पहला सबसे पहले पॉइंट दिया इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, और इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख दी। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी करती है, ये एनालाइज करती है द बेसिस एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड से आपको किस तरीके से फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इसका पॉइंट बनाते हैं। ये क्या करता है, ये एग्जामिन करता है रीजंस फॉर एंड अफेक्ट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस उसके अफेक्ट क्या क्या है, ये सारा कुछ आपको बताता है। इसी तरह इसकी हेडिंग दे दें, इसकी हेडिंग दे दें, इसकी हेडिंग दे दें। ये आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स का काम हो गया। कर लेंगे ना? इसमें ये डिटेल रटे शटे मैं फिर बता रहा हूँ, मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक बार रीडिंग करनी है और अपने वर्डिंग में लिख देना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स या स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें आप पॉइंट बना के लिखें। और नेक्स्ट पेज, ये आ गया करंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। जिस तरह मैंने पहले बात की कि इस वक्त इंटरनेशनल इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं और चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ये वही बात इधर भी आपने लिख देनी है। बेरोजगारी पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान का मसला नहीं है। इसी तरह इस तरह के जो बिजनेस साइकिल, ये बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, ये पूरी दुनिया का मसला है। लाइक पीछे भी कोविड-19 की सिचुएशन आई थी, जिससे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी वो कोलैप्स कर गई थी, और इसके नताइज पूरी दुनिया ने भुगते। तो इस तरह के ये मूवमेंट होती रहती है। इकोनॉमी किसी वक्त प्रोस्पेरिटी पे होती है, किसी वक्त ये बिल्कुल डिप्रेशन पे होती है। बिजनेस साइकिल बनते कैसे हैं, उनकी रीजंस क्या क्या बनती हैं, ये तो डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखेंगे आप। लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसमें जो डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज लगती हैं, उसकी वजह से भी बिजनेस साइकिल वो डेवलप होती है, उसके डिफरेंट फेजेस वो बनते रहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस वो लिखे हुए हैं। सबसे पहला इन्होंने लिखा हुआ है जी, स्लो ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही है ना, ये तो पूरी दुनिया का मसला है। ग्रोथ स्लो है जी सर। और अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। तो ग्रोथ स्लो है लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ही स्लो है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ही हाई है। तो पाकिस्तान में खैर ये ज्यादा ही मसले चल रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग नेशन उनके अपने मसाइल हैं और डेवलप्ड नेशन उनके अपने मसाइल हैं। डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन दोनों के मिला के जो कॉमन मसाइल है इधर, वो आपने डिस्कस कर लिया। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इधर इन्होंने लिखा हुआ है, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इन एडवांस कंट्रीज इन अ रैपिडली ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही हैं, लोगों की, पूरे मुल्क की वेलफेयर किस तरीके से रिड्यूस कर रही हैं। तो इसमें पैराग्राफ में ये आप सीखेंगे। वैसे ये सारी बातें आगे डिटेल में चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, इधर सिर्फ आपने हाईलाइट कर देना है कि ये भी रीजन बनती है एक ग्लोबल चैलेंज की। नंबर 3 पे इन्होंने लिखा हुआ है जी, एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस एंड मिसअलाइनमेंट इन एक्सचेंज रेट एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस, बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव जो एक्सचेंज रेट पे आते हैं। आप में से किसी को याद है कि अच्छे भले वक्तों में डॉलर 3 रुपए का होता था? पता है किसी को ये बात, की नहीं पता? सर इतने भले वक्त का नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा रेट भी देखा हुआ है डॉलर का अब तो खैर। हाँ चलो, 3 का नहीं आपको पता होगा, ये तो खैर आपके फादर के टाइम की बातें होंगी, तो उनसे पूछें वो आपको बताएंगे। लेकिन आपने भी 100 के आसपास कहीं पे देखा होगा। जी जी, वो तो देखा हुआ है। हाँ, तो अब कितने का भला? सर मैं ऐसी चीजों की खबर ही नहीं। 290 का, 290, 300, 280 इसके आसपास है कहीं पे। और अ, कुछ अरसा ये भी हुआ है, ये 280 पे आके ना स्टक हो गया, और ये स्टक आर्टिफिशियल किया गया। इसको हालांकि अगर खुला छोड़ दें तो ये 300 से ऊपर जाएगा। जो इस आधार की पिछली हुकूमत थी, उसने जो हरकत की थी, अभी उसने फिर वही हरकत इस्तेमाल करके इसको रोक दिया, क्योंकि उससे पहले अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा इसके ऊपर आ रहे थे, और जैसे ही सागदार आया, इससे पहले अप्स एंड डाउन्स काफी थे, इसने आगे इसको रोक दिया। आर्टिफिशियल जब रोकेंगे तो उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस वो फिर हमें बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो बहरहाल उसने बेशक रोक भी दिया है, लेकिन वो 280 पे कहीं पे रोका हुआ है।
तो मैसिव एक्सेसिव फ्लक्चुएशन है एक्सचेंज रेट में, ये पूरी दुनिया का मसला है। मिस अलाइनमेंट्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। नंबर 4, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस इन एडवांस इकोनॉमीज एंड इनसफिशिएंट रीस्ट्रक्चरिंग ट्रांजिशन इकोनॉमीज। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा है। कोई ममालिक ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, कई ऐसे ममालिक हैं जिनके पास कोई नेमत ही नहीं है। कई ममालिक समुद्र के करीब हैं, कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे समुद्र कोई नहीं, सहरा ही सहरा है, उसका अपना स्ट्रक्चरल एक इंटरफेस है। और जो समुद्र के करीब लगते हैं उनके अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यही लॉजिक्स बनती हैं, रीजंस बनती हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। किसी ममालिक के पास कुछ नेमते हैं, किसी ममालिक के पास कोई दूसरी नेमते हैं, वो फिर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं और वर्ल्ड की वेलफेयर इंक्रीज हो जाती है। अगर इसको नेक नीति के साथ किया जाए तो वर्ल्ड की वेलफेयर इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें जब मिलावट शामिल हो जाए तो वर्ल्ड की वेलफेयर रिड्यूस हो जाती है। जब अपनी अपनी डे रेट की बचत बना के बैठ जाते हैं, अपना फायदा वो सबसे ऊपर रखते हैं और दूसरे ममालिक बाहर में जाएं, ये हरकतें जब करते हैं तो फिर वर्ल्ड की वेलफेयर नीचे आ जाती है। तो वर्ल्ड की वेलफेयर इम्प्रूव करने के लिए बेशुमार एनजीओ और तंजीमें भी बनी हुई हैं। लाइक कस्टम यूनियन है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। फ्री ट्रेड एरिया है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है कि किसी तरीके से मैक्सिमम ट्रेड का बेनिफिट वो ममालिक तक पहुंचाया जा सके। उसके बावजूद इसमें कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन आते हैं आज हम देखेंगे। नंबर 5, डीप पॉवर्टी इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। डीप पॉवर्टी, ये हम पाकिस्तानियों से ज्यादा कौन अच्छा समझ सकता है। हमें तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, हम तो इस पर पूरा पैराग्राफ क्या बल्कि पूरे 4-5 पेजेस लिख के आ सकते हैं कि पॉवर्टी के क्या हालात है। जरा भी नवा लीडर आता है सबसे पहले यही हमें सुहाना ख्वाब दिखाता है कि पॉवर्टी खत्म कर दी जाएगी। जी जी। लेकिन ये आप उस दौर से अयूब खान के दौर से लेके अभी तक देखे हैं, वो मगर ही लगे हैं बस। नया नारा आ जाता है उसके पीछे वहां फिर पागल बन जाती है कि शायद अब कोई बेहतरी हो, लेकिन वो मुल्क फिर पीछे। शायद अब कोई बेहतरी हो, मुल्क फिर पीछे। लास्ट में इन्होंने लिखा है जी, रिसोर्स स्केर्सिटी। स्केर्सिटी किसे कहते हैं बोला, कामयाबी। क्या बात है भाई, शागिर है ना। अब ये स्कारसिटी पढ़ते हैं ऐसे कोई, ये स्केर्स से निकला है। स्केर्स बोलते हैं ऐसी कोई प्रोडक्ट जो डिमांड पूरा करने की काबिलियत नहीं रखती, वो स्केर्स। अब दुनिया जहान की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं जो पैसों के इवज आप खरीदते हैं, वो स्केर्स होती हैं। अब जो फ्री मिलती हैं वो स्केर्स नहीं होती। धूप, बारिश, हवा, पानी, ये नहीं। नेचुरल चीजें, हाँ नेचुरल जी। चीजें। तो स्केर्स का मतलब है जो डिमांड को पूरा करने की एबिलिटी ना रखती वो। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल होगा। जी 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 जी। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। वो सोना वो नेचुरल है, वो महंगा क्यों है, पैसों के जी। खरीदते हैं हम। तो बस वो डिमांड का और उसका सप्लाई का चक्कर है सर। रिसोर्स की स्केर्सिटी होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन समझते हैं क्या होती है। एनवायरमेंट डैमेज होना, रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज होते हैं। क्लाइमेट चेंज पुरानी बात है कि बुरा नहीं लगता गाना, ऐसी भीगा भीगा सा दिसंबर है, याद है ना? वो दिसंबर में तो अब पिछले कई सालों से बारिश हो ही नहीं रही। अब तो वो बारिशें शिफ्ट हो गई हैं जनवरी में, बल्कि आज तो इस दफा जनवरी की भी 24 हो गई है, अभी तक लाहौर में बारिश नहीं हुई। पिछले कई सालों से दिसंबर में बारिशें नहीं हो रही, जनवरी में हो रही है। शायद आपको कुछ याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब जरा जरा। एंड जी। अनस्टेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी अनस्टेबल है। बात बात होने होने पे आती है तो वो ज्यादा हो जाती है, नहीं होने पे आती तो बिल्कुल ही नहीं होती। इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो मैयर नहीं की जा सकती, तो ये भी एक ग्लोबल चैलेंज है। तो बहरहाल ये जो रिसोर्स स्केर्सिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेटिक चेंज और वगैरह वगैरह, इनके आप डिफरेंट पॉइंट बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इधर इन्होंने एक ही पॉइंट बनाया हुआ है। तो यहाँ तक आपका आज का काम है। अब इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है भला, एडम स्मिथ। याद रखनी है ये बात। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से 1776 में, 76। तो उसी बुक के आगाज से समझ लो कि इकोनॉमिक्स का आगाज हो गया। इससे पहले इकोनॉमिक्स की मालूमात ना हो थी लोगों को, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, चीजें हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और बिजनेस साइकिल, ये सभी को पता थी बातें। लेकिन इसके बाद एक बाकायदा सब्जेक्ट के तौर पे इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस हो गया कि भाई एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। जिस तरह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तमाम चीजें सीखते हैं। इकोनॉमिक्स आपकी इकोनॉमी जो बेसिक है, जिसकी वजह से लोग सरवाइव करते हैं,
तो वो बेहतर कैसे हो सकती है? इकोनॉमी की नॉलेज के लिए भी तो कोई सब्जेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। तो इसकी बुक वेल्थ ऑफ नेशन जब इसने लिखी, उसके बाद बकायदा स्कूलों में कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट वो पढ़ाया जाने लगा, सिखाया जाने लगा। और शुरू में तमाम इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमिक्स को पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा महारत रखते थे, इसमें स्टडी करते थे, उनको बोलते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में सर फहरिस्त हो गया एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, क्योंकि स्टार्ट इधर से हुई कहानी। उसके बाद फिर एडम स्मिथ की बातों को जिसने फॉलो किया वो तमाम कहलाते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिसमें जे बी से शायद इनमें से किसी का नाम आपने सुना हो। इधर मैं लिख रहा हूँ, वैसे भी ना स्टडी किया करो। एडम स्मिथ से लॉ ऑफ मार्केट था मैक्रो में, स्टार्टिंग के चैप्टर में क्लासिकल वाले, उसे कहते हैं जे बी से, इसी के जी नाम पे था सेज लॉ ऑफ मार्केट। फिर एक है प्रीटो, जी सर। इसके नाम पे एक टॉपिक था प्रीटो ऑप्टिमैलिटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका कॉन्सेप्ट है। एक है रोबिन्सन, रोबिन्सन थ्योरी है एक, एल्फ्रेड मार्शल वगैरह वगैरह वगैरह, एक लिस्ट है। इन तमाम इकोनॉमिस्ट को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, फॉलो करते थे। तो वो आगे एक अलग चैप्टर है, कीन्स के बाद फिर न्यू क्लासिकल आया, न्यू क्लासिकल के बाद फिर न्यू केनेजियन आए, मोनेटारिस्ट आए, और फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, वगैरह वगैरह वगैरह। आज मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के दौर में हम सरवाइव कर रहे हैं। तो बहरहाल हर किसी के अपने एक कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे, कुछ स्कूल ऑफ थॉट थे डिफरेंट, उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज थी, वो अपने हिसाब से अपनी अपनी एनक से देखते थे इकोनॉमी को। कहने का मतलब ये है कि 1776 से तो हमें समझ आ गई इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई, उसकी बुनियाद बनी। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले इकोनॉमी को अगर जानना हो, लोगों को अगर इंटरेस्ट हो कि यार ये आपकी इकोनॉमी बेहतर किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से आप इसमें कोई महारत हासिल कर सकते हैं, तो बकायदा कोई सब्जेक्ट तो था नहीं। टाइम टू टाइम आपके ये जो मैगजीन्स हैं, रसाले हैं, न्यूज़पेपर हैं, पम्फलेट्स हैं, उनमें आर्टिकल छपते थे। उनमें आपके जो जितनी भी क्रीम होती है एक मुल्क की, उसमें आपके ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, और इसमें ताजिर भी हो गए, और वगैरह वगैरह, जो अपर क्लास के लोग होते हैं, ये अपनी अपनी ओपिनियन देते थे इकोनॉमी के मुतालिक, कि इकोनॉमी बेहतर किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से ये डाउन हो सकती है। उनकी जनरल सी बातें थी, इतने वो इकोनॉमी के बारे में एक्सपर्ट तो नहीं थे, लेकिन उनकी राय ये थी कि जिस तरह तजिया निगार नहीं होते, उस तरीके से ये फिर वर्क करते थे। इनको बोलते थे मर्केंटाइलिस्ट। मर्केंट आप ये सोचे, पहले तो आपके अपने ओपिनियन जान लेते हैं। एक मुल्क अमीर है या गरीब है, वो कैसे पता चलता है? आपने चेक करना होगा कौन सा मुल्क अमीर है, कौन सा गरीब है। तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलेगा? स्टाइलिस्ट, इनके ख्याल में कोई भी मुल्क अमीर है या गरीब है, सिर्फ एक आप चीज चेक कर ले, पता चल जाएगा, वो है उस मुल्क की एक्सपोर्ट। जिस मुल्क की एक्सपोर्ट ज्यादा, वो मुल्क उतना ही ज्यादा अमीर कंसिडर किया जाता है, और जिस मुल्क की एक्सपोर्ट कम, वो उतना ही गरीब कंसिडर किया जाता है। तो ये एक फार्मूला इन्होंने हमें बता दिया। अब ऐसा क्यों है? ये कहते हैं कि स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल किसी भी मुल्क में एट अ पर्टिकुलर टाइम या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो एक फिक्स अमाउंट में होता है ना। स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल को आप सोना, चांदी, हीरे समझ लें, तो उसकी जितनी भी क्वांटिटी है वो फिक्स ही होगी ना एक टाइम पे। जी अगर वो फिक्स होगी, तो इसका मतलब है जिस मुल्क के पास वो प्रीशियस मेटल का स्टॉक जितना ज्यादा है वो उतना अमीर, जिसके पास जितना कम है वो उतना गरीब। ये बात समझ लगी? जी सर। अब जो मुल्क एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, वो दूसरे मुल्क से रेवेन्यू अपने मुल्क में लेके आ रहा है। इसको यूं समझें कि वो प्रीशियस मेटल का स्टॉक अपने पास ज्यादा करता जा रहा है। और जो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब है वो अपने पैसे निकाल के दूसरे ममालिक को बेच रहा है, प्रीशियस मेटल का स्टॉक कम होता जा रहा है उसके मुल्क में। नहीं समझे बात? एक्सप्लेन कर दें। अभी जो आपके मुल्क में अब तो करेंसी आ गई है, पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, चीजों के बदले जी चीजों का तबादला। ये सेल लॉ ऑफ मार्केट में यही आपने रट्टा भी लगाया, तो उसमें ये बात तो सीखी होगी कि बार्टर सिस्टम में चीजों के बदले चीजों का तबादला होता है। तो ये मनी मार्केट ने आके बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और जी काम आज के दौर में भी बार्टर सिस्टम वाला ही हो रहा है। सिर्फ फर्क ये आया कि पहले थे गंदुम दी पंड पूरी चुप के वो रिप्लेस की जाती थी किसी दूसरी कमोडिटी से। अब वो पूरा हमने वो जी बंडल उठा के नहीं जाना, हमने एक करेंसी नोट पॉकेट में डाल के लेके जाना है, और अपने जरूरत की चीज ले आनी है, और दूसरे किसी शख्स को जिस चीज की जरूरत है वो भी करेंसी नोट लेके जाएगा, अपने मतलब की चीज ले लेगा। तो काम तो आज के दौर में भी बार्टर सिस्टम वाला हो रहा है, लेकिन उसकी डिफिकल्टी हो गई कम। पहले काम सिस्टम था थोड़ा सा डिफिकल्ट, और इसकी अपने वो
टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम वो फ्लॉप हो गया और लोगों ने कोई इसका अल्टरनेट वे सोचना शुरू किया और तरह तरह की चीजें वो एज अ करेंसी यूज होती थी, जिसमें ये आपकी लेदर हो गई और डिफरेंट इसमें बेशुमार इंस्ट्रूमेंट थे, पत्थर हो गया वगैरह वगैरह। उसमें भी फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो फिर ये मनी करेंसी आ गई जिसमें मेटल मनी से गाने स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर पेपर मनी आई। पेपर मनी के अलावा इसकी एडवांस शक्ल कौन कौन सी है? ये कौन सी करेंसी हुई? प्लास्टिक मनी का भी नाम किसी ने नहीं सुना? एटीएम कार्ड वगैरह प्लास्टिक मनी होते हैं। और डिजिटल करेंसी भी एक होती है, ये जैज कैश आप किसी को कर देते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं वगैरह वगैरह, ये डिजिटल करेंसी है। तो प्लास्टिक मनी के बाद उसकी कुछ जदीद शक्लें भी निकल आई। ये बैंक जो नोट छापती है, पेपर पेपर मनी, पेपर करेंसी, इसके अगेंस्ट वो गोल्ड की अमाउंट रिजर्व करती है अपने पास। इसकी एक लॉजिक है, ये मुंह उठा के सेंट्रल बैंक और नए नोट पब्लिश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जितने मुल्क में नोटों की करेंसी है असल में उसके पास प्रीशियस मेटल का स्टॉक होता है, समझे बात? तो अगर वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा तो उसके पास करेंसी ज्यादा आएगी, मतलब प्रीशियस मेटल का स्टॉक ज्यादा होगा। और अगर वो इंपोर्ट ज्यादा करेगा तो वो करेंसी निकल के दूसरे ममालिक पे जाएगी और उसके मुल्क में प्रीशियस मेटल का स्टॉक कम होगा। अब तो समझ लग गई मेरे ख्याल बात। जी सर। एक मुल्क का जो फायदा है वो किसी दूसरे मुल्क के नुकसान की सूरत में सामने आता है अगर तो स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल फिक्स होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसी चीज को सामने रखते हुए मर्केंटाइलिस्ट ने अपने ये व्यूज दिए कि कोई भी मुल्क अमीर या गरीब उस बात का फैसला उसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है, इसलिए ममालिक को ये चाहिए कि वो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, टैरिफ लगाएं, इंपोर्ट को डीमोटिवेट करें और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करें, एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दें जिसकी वजह से एक्सपोर्ट एक मुल्क की मोटिवेट हो और आपके मुल्क में एक्सपोर्ट ज्यादा हो। तो आपके इस सिलेबस में भी जितने भी आगे टैरिफ और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के टॉपिक है वो इंपोर्ट के ऊपर है। आगे जाके हम स्टार्ट करेंगे इसके चैप्टर नंबर 8 से ये टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस की कहानी स्टार्ट होती है। उससे पहले पहले ट्रेड फ्री ही है शुरू के 6-7 चैप्टर्स में। तो उसमें आप डिटेल में जाके सीखेंगे कि इसकी शक्लें कौन कौन सी हो सकती है, कौन सा टैरिफ ज्यादा फायदेमंद होता है, कौन सा नुकसानदेह होता है, ओवरऑल वेलफेयर किस तरह फायदे में पहुंचती है, नुकसान में किस तरह होती है। तो ये बहरहाल एक्सपोर्ट मोटिवेट होनी चाहिए, इंपोर्ट वो डीमोटिवेट होनी चाहिए इस वजह से क्योंकि वो मुल्क अमीर हो सके। याद रखेंगे सब बात, ठीक हो गया। अब ये मर्केंटाइलिस्ट व्यू है। अब मैं ये चाहता हूँ कि हिना आप इसकी रेटिंग कर दो। अच्छा, अब यहाँ तक बातें वही पुरानी है जो सारा आपको मैंने गाइड कर दिया, कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ ये बात है कि पहले जमाने में लोगों का ये ख्याल था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही फर्क पड़ता है, मुल्क अमीर है या गरीब है ऐसे पता चलता है, वो एक इंडिकेटर था। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं है, बेशुमार ऐसे इंडिकेटर है जो जेब में रखने पड़ते हैं किसी भी मुल्क की वो अमीरी या गरीबी देखने के लिए। उसमें ये आपकी मसलन ह्यूमन रिसोर्सेज, आपकी मैन पावर, लिविंग स्टैंडर्ड, ये भी चीजें साथ साथ देखी जाती हैं। उन तमाम चीजों के एग्रीगेशन का एक इंडेक्स बनता है, फिर पता चलता है कि मुल्क अमीर है या गरीब है। सिर्फ नेशनल इनकम देख के ही आइडिया नहीं लगाया जा सकता, और भी बेशुमार फैक्टर्स हैं। तो ये